हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी एंड वेलकम टू योर फाइनेंस टीचर। तो लास्ट वीडियो में हमने उदारवादी दृष्टिकोण को जो है डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो इसमें हमने उदारवादी दृष्टिकोण में काफ़ी जो है चीज़ों को डिस्कस किया था, इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया एंड आज का टॉपिक है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। होपफुली आपको वो टॉपिक समझ आया होगा। तो आज हमारा जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपने आप में ये टॉपिक है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है क्या एक्चुअल में? तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष की उपज है। यानी कि जो मार्क्सवादी है ना, वो हमेशा क्या कहते हैं कि राज्य जो है वो वर्ग संघर्ष की एक उपज है। और ये साथ में ये कहते हैं कि जो राज्य होता है ना, वो हमेशा किसके बारे में ज़्यादा बात करता है, या राज्य ज़्यादा हित किसके लिए करता है? जो भी पूंजीपति या जो बड़े बड़े वर्ग हैं उनके लिए काम करता है। तो और उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करता है। यानी ये सिर्फ उच्च वर्गों की रक्षा, जो उच्च वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा करता है, ठीक है। और इसी जो है जिस वर्ग के हाथों में इसकी शक्ति होती है, यानी कि इसकी जो पावर है राज्य की, वो इन्हीं वर्गों के हाथ में होती है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक पक्ष से मजबूत वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। यानी मार्क्सवादी ये भी कहते हैं कि साथ साथ में जो अगर हम एक इकोनॉमिक की बात करें, उसके अगर हम पक्ष को देखें, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ये क्या है, बहुत आगे है, श्रेष्ठ है। तथा राजनीतिक शक्ति इस वर्ग की दासी बन जाती है। यानी राजनीतिक शक्ति क्या हो जाती है, इस वर्ग, यानी ये जो बड़ा वर्ग है या जो उच्च वर्ग है उसकी दासी कौन बन जाती है, राजनीतिक शक्ति। तो अब इसमें इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जैसे कि भाई जो जैसे कि जो उच्च वर्ग में पूंजीपति, जमींदार, बड़े बड़े जो वर्ग हो गए वो इसमें आते हैं। और अगर हम बात करें निचले वर्ग में, तो मजदूर वर्ग और जितने भी वर्कर्स हो गए हैं ना, तो वो इसमें आते हैं। और इनको हमेशा जो है, जो उच्च वर्ग है उनको जो है, उच्च वर्गों ने हमेशा जो निम्न वर्ग है जैसे मजदूर वगैरह होगा, उनको हमेशा ये क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया कि भाई ये इन पे अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े ज़मींदार छोटे उनके साथ मतलब जो है गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, या उनको जो है उनको हमेशा क्या करते हैं, शोषित करते हैं। तो अब इसके जो पॉइंट्स है वो क्या है, तो मार्क्सवादियों के अनुसार भारत के स्वरूप को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जा सकता है। ये जो मार्क्सवादी हैं उनके अनुसार जो अलग अलग इसके शीर्षक हैं उसमें से बांटा गया है। तो पहला क्या है, भारत एक पूंजीवादी राज्य है। तो सबसे बड़ी बात, भारत क्या है, एक पूंजीवादी राज्य है। तो अगर हम मार्क्सवादियों का विचार देखें, तो भारत के संविधान निर्माता संविधान को समाजवाद के अनुरूप ढालने में असमर्थ रहे। यानी कि जो संविधान निर्माता है वो संविधान को जो है समाजवाद के रूप में नहीं ढाल सके, उसमें वो असमर्थ रहे। तो जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा या मैंने बताया भी था इसके बारे में कि हमारे देश के अंदर ना तो पूंजीवाद को पूरी तरीके से अपनाया गया था और ना ही समाजवाद को पूरी तरीके से अपनाया गया था। हमारे देश के अंदर जो मिक्स्ड इकोनॉमिक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसको अपनाया गया था। बेसिक तो समाजवाद के बहुत सारे क्या थे, समर्थक थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है पूंजीवाद को मानने वाले भी जो थे कुछ लोग थे। तो संविधान सभा में कुछ सदस्य ऐसे थे जो समाजवादी व्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करने के पक्ष में थे, है ना। तो समाजवादी मतलब हर काम किस तरीके से चले, समाजवाद के तरीके से। परंतु इन सदस्यों को अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी इसमें क्या है कि जो सदस्य हैं उनको ज़्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि फिर क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवाद को भी लिया गया यहाँ पर और समाजवाद को भी लिया गया, और फिर इसके अकॉर्डिंग जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। परंतु मार्क्सवादियों का विचार है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बावजूद भी भारत में निजी और पूंजीवादी बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, निजी क्षेत्र का। यानी इसमें बताया गया कि अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी ले लें, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बावजूद भी जो इंडिया है, यहाँ पर जो है निजी क्षेत्रों को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, और पूंजीवाद की अगर हम बात करें तो उसका विकास भी यहाँ पे तेज़ी से हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है बड़े व्यापारियों का राज्य। तो मार्क्सवादियों का विचार क्या है कि भारत में बड़े व्यापारियों का व्यापार पर अधिकार है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं उनका व्यापार पे, ट्रेड पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा अधिकार माना जाता है। तो औद्योगिक विकास और यातायात तथा संचार, यानी कम्युनिकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो इन पर जो है इनके साधनों के विकास के साथ जो है इसमें व्यापार का भी तेज़ी से विकास हुआ है। यानी इन चीज़ों की वजह से जो पूरा व्यापार है, जो पूरा ट्रेड है, उनका भी यहाँ पे विकास हुआ है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है कि पूंजीपतियों की भांति ही बड़े व्यापारियों ने भी राजनीतिक संस्थाओं को अपने बस में किया हुआ है। यानी मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है, जो पूंजीपति वर्ग है ना, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने जो है व्यापारियों ने भी राजनीतिक संस्थाओं पर अपना मतलब जितना भी राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो इन व्यापारियों ने भी इन संस्थाओं को अपने बस में किया हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बड़े जमींदारों का राज्य।
तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या था, भारत से जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। यानी कि जो जमींदारी प्रणाली थी वो यहाँ से समाप्त हो गई थी और भूमि के स्वामित्व के सीमित, मतलब जो है भूमि का स्वामित्व जो होता है ना, जो लैंड हो गया उसका स्वामित्व किसके हाथ में होगा, उसको सीमित करने के लिए अनेक कानून पास किए गए हैं। यानी कि भूमि पर किसका स्वामित्व होगा और इसमें सीमित तरीके के लिए जो है कुछ कानून बनाए गए। परंतु मार्क्सवादियों का क्या कहना है कि आज भी भारत में जो है गरीब और भूमिहीन किसानों की संख्या बहुत है। तो अगर हम आज भी देखें तो आज भी बहुत बड़ी संख्या में गरीब और भूमिहीन किसान देखने को मिलते हैं। तो मार्क्सवादियों के अनुसार बड़े जमींदार भी शासक वर्ग का अंग है। तो यहाँ पे जमींदार क्या है, बड़े शासक वर्ग का अंग है और राज्य सत्ता जो है उसका प्रयोग और संपत्ति और विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए करते हैं। यानी मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि जमींदार भी शासक वर्ग का अंग है, ठीक है, मतलब वो भी क्या है, इसी का शासक वर्ग का अंग है और राज्य सत्ता का प्रयोग और संपत्ति और विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए करते हैं। यानी वो भी क्या कर रहे हैं, राज्य सत्ता का जो प्रयोग कर रहे हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट इसमें है ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपने पढ़ा होगा तो हरित क्रांति, तो उसमें भी जैसे कि काफ़ी सारे मतलब भूमिहीन थे या किसान थे उनके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था और ये जो ज़मींदारी व्यवस्था थी उसको ख़त्म एक तरीके से किया गया था और लैंड रिफॉर्म किया गया था। तो उसमें भी मतलब लैंड रिफॉर्म किया गया था, उसके लिए कुछ कानून बनाए गए थे लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं हो पाए। तो मार्क्सवादी भी यही कहते हैं। फोर्थ है राजनीतिक संस्थाओं पर अमीरों का नियंत्रण। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार अपनाई गई है। यानी अगर हम देखें तो संविधान के अनुसार भारत में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार जो अपनाई गई है। परंतु मार्क्सवादियों का विचार है कि जब तक समाज वर्गों में बटा हुआ है, यानी जब तक समाज और वर्गों में बटा है तब तक वास्तविक लोकतंत्र क्या है, असंभव है। यानी कि वास्तविक लोकतंत्र आ ही नहीं सकता है। तो उनका विचार है कि राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि संसद, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद इत्यादियों पर अमीरों का नियंत्रण है। यानी अभी भी हम राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो उसमें इन सबका क्या है, अभी भी नियंत्रण है। एंड लास्ट इज फिफ्थ, असैनिक राज्य प्रबंधन पर अमीरों का नियंत्रण। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में असैनिक सेवाएं, यानी जिसमें अगर मिलिट्री की बात करें उस तरीके की, मतलब जो सैनिक सेवाएं हैं वो नहीं। असैनिक सेवा में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि IAS IPS है ना, जो योग्यता के अनुसार क्या होता है उनका जो है उनको भर्ती किया जाता है ना। तो प्रतियोगिता होती है, परीक्षाएँ होती हैं, तो वो उसमें बैठ सकते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई इन सेवाओं का लोकतंत्रीकरण हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि इनका लोकतंत्र हो गया है। तो मार्क्सवादी का विचार है कि पुरानी साम्राज्यवादी इमारत का नाम बदल देने से लोकतंत्र के महल का निर्माण नहीं हो जाता। कि भाई अगर साम्राज्यवादी इमारत यानी पुरानी अगर जो व्यवस्था थी वो बदल दी तो उससे लोकतंत्र आ जाएगा, वो नहीं है। आज भी असैनिक सेवाओं पर समाज के शिक्षित और उच्च मध्यम वर्ग का नियंत्रण है। अगर आज भी हम असैनिक सेवाओं की बात करें, जैसे कि जो प्रतियोगिता के हिसाब से होते हैं, तो उसमें अब भी शिक्षित और उच्च वर्ग का ही क्या है, नियंत्रण देखने को मिलता है। तो ये था आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और लास्ट जो हमारा होगा वो गांधीयन पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है गांधीयन को डिस्कस करेंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सॉरी। तो थैंक यू सो मच गाइस।